तो हम लोग सम इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ रहे थे। उस सम इंपॉर्टेंट टर्म्स में आपने लिगेंड लास्ट क्लास में पढ़ा था, जहां पर आपने पॉलीडेंटेट लिगेंड, जहां पर एम्बीडेंटेट लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड, कई तरह के लिगेंड हमने देखे। अब उसी सम इंपॉर्टेंट टर्म्स में आगे एक कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा। तो अब ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा क्या है, इसको समझते हैं। कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसके अंदर जो ये आपका मेटल है, मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है ऐसा FeCN6, तो FeCN6 और यहां पर मान लीजिए लिखा हुआ है -6 है, उधर जाएगा प्लस, तो यानी कि -3 लिखा हुआ है मान लीजिए। तो अब अगर इस कंपाउंड का आप स्ट्रक्चर देखिएगा तो ये जो स्ट्रक्चर है यानी स्पेस में जो इस लिगेंड का अरेंजमेंट है वो कुछ ऐसा होगा कि इस कॉर्नर पर एक CN आएगा, इस कॉर्नर पर एक CN आएगा, इस कॉर्नर पर एक CN आएगा, इस कॉर्नर पर एक CN आएगा। ये जो बना वो क्या हुआ, स्क्वायर प्लेनर। ये क्या बना, स्क्वायर प्लेनर। लेकिन हमारे पास कितने हैं टोटल, 6 हैं। एक ऊपर की ओर बनेगा Z एक्सिस में, यहां पे एक CN लगेगा और दूसरा एक CN नीचे की ओर लगेगा। तो इस तरह से जो अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड है अराउंड दी सेंट्रल मेटल के अराउंड में जो अरेंजमेंट ऑफ ऑल दी लिगेंड्स, ये एक लिगेंड हुआ, ये एक लिगेंड हुआ, ये एक लिगेंड हुआ, इसी से उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्या मिलती है, स्ट्रक्चर हम लोग या उसका शेप डिसाइड कर पाते हैं। उसी शेप को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा। स्ट्रक्चर, तो आप उसके डेफिनेशन को देखिए, लिखा है द स्पेशियल अरेंजमेंट अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, लिगेंड अटैच्ड इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर सेंट्रल मेटल एटम से और द कॉम्प्लेक्स एंटिटी इट कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा। द अरेंजमेंट डिटरमाइंस दी ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये किस प्रकार से अरेंज्ड है, इससे किस बात का पता चलता है, दिस डिटरमाइंस दी ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो ये जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा है ये ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की शेप क्या होने वाली है, इसकी ज्योमेट्री क्या होने वाली है, ये डिसाइड करता है। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ लिगेंड अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो उस 6 के लिए जो स्ट्रक्चर बनता है यानी जो ज्योमेट्री यहां बनी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, या इसी को कहते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल। इसको कहते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर। ये एक्चुअली कैसा होता है अगर ये जानना हो तो मुझे कुछ 6 पेन की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए एग्जैक्टली 6 ही चीज यहां रखा हुआ था। अब देखिए इसको समझते हैं कि क्या है। वैसे तो ये वाला हाथ मेरा भी टूट गया है, हो सकता है शायद थोड़ा आड़ा टेढ़ा बने, पर कोशिश करेंगे कि हम बना पाए, ठीक है। ये ऐसे, ये जो मेरा मुट्ठी है ये क्या है, ये आपका बन गया सेंट्रल एटम। इस सेंट्रल एटम में एक CN यहां लगा हुआ है, एक CN यहां लगा है, एक CN यहां लगा है और एक CN यहां लगा हुआ है। ये जो बना ये क्या बन गया, स्क्वायर प्लेनर। अब इस स्क्वायर प्लेनर में एक बॉन्ड आप कहां लगा दीजिए, ऊपर लगा दीजिए। एक बॉन्ड कहां बन गया, ऊपर, और एक बॉन्ड आप कहां लगा दीजिए, नीचे। तो एक पिरामिड ऊपर बना, तो एक पिरामिड इधर और एक पिरामिड नीचे। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसी को आप क्या बोलोगे, स्क्वायर बाई पिरामिडल। ये क्या बन गया, ये ऐसा सीधा रहेगा, स्क्वायर बाई पिरामिडल। स्क्वायर, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, इसी स्ट्रक्चर को आप ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो ऐसे देखिएगा तो एक आपके तरफ और एक पीछे की ओर, और ये स्क्वायर आपको क्लियरली दिख रहा है। तो ये आपका क्या बन गया, स्क्वायर बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बन गया। क्लियर।
तो ये स्क्वायर बाइपिरामिडल है। तो उसके नीचे आप लिखिए, लिख तो रहे नहीं है शायद, वो हम लोग शीट, तो शीट दिखा दें एक बार। तो ये वो शीट है जिससे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और इस शीट का जो पीडीएफ है वो मैंने ऑलरेडी लिंक में, डिस्क्रिप्शन लिंक में डाला भी है, पहले दूसरे तीसरे लेक्चर में, और अभी जो लेक्चर हो रहा है इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल देंगे। तो इसे यहाँ बहुत ही अच्छा नोट्स लिखा हुआ, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस सुनते चलिए और आपका काम बन जाएगा। तो उसके नीचे आप देखिएगा लिखा है, द अरेंजमेंट डिटरमाइंस द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स विच मे बी डिपेंडिंग अपॉन द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ज्योमेट्री किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ज्योमेट्री इज डिपेंडेंट ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर। ज्योमेट्री किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये ऑलरेडी अब आप जानते हैं। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ लिगेंड अटैच्ड टू दी सेंट्रल एटम, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर डिटरमाइन करेगा कि उसकी ज्योमेट्री क्या है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है। पॉइंट नंबर 1, या तो वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में होगा, या फिर दूसरा है वो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में होगा। कैसा होगा? स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में होगा। स्क्वायर प्लेनर, PLANER, प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। और अगर मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है। अगर मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है, तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्क्वायर बाई पिरामिडल, या फिर इसी को हम लोग ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब ऑक्टाहेड्रल तो मैंने अभी आपको बना के दिखा दिया, ऑक्टाहेड्रल तो अभी दिखा दिए बना के। अब आप टेट्राहेड्रल और आप इसको देखिए। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, मैं इसी पेज पर तीनों स्ट्रक्चर बना देता हूं। मान लीजिए ये आपका कोई भी XYZ सेंट्रल मेटल एटम है। इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ इस तरह से जब कोई चीज जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कोई पहली बार आप नहीं पढ़ रहे हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपने पहले भी पढ़ रखा है जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे क्लास 11th में। तो वहां पे आपने इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। यहां पे मान लीजिए A लगा हुआ है, यहां B लगा है, यहां C लगा है, यहां D लगा है। तो ये जो होता है, और इसमें ईच एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट के बराबर एक एंगल होता है। देखिए मक्खी जो है वो एक्स्ट्रा कुछ स्ट्रक्चर भी बना के चला गया। तो ये 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है। और इसको देखने में कैसा है? इसको देखने में कैसा है? तो इसको देखने में भी दिखा देते हैं कैसा है। ये देखिएगा तो ऐसा दिखेगा। वो जो है ना, हाँ वो हाँ, वेज और डैश, इसको वेजिडास स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? WEDGE, वेज डैश स्ट्रक्चर। जहां पर ये जो डैश है ये आगे है और वेज जो है वो पीछे की ओर है। नहीं नहीं, अभी दिखा रहे हैं ना, देखिए ना, ये आपका स्ट्रक्चर होगा। इसी को हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ईच एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट। ईच एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट। ये टेट्राहेड्रल है। इसकी खास बात है कि आप किसी को भी, किसी एक को ऊपर रख लीजिए, जिसको ऊपर रखिएगा उसी के रेस्पेक्ट में देखिएगा वो क्या बन जाएगा? टेट्राहेड्रल। इससे ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कोई भी नहीं है। ये सबसे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। इसीलिए CH4 आपको याद होगा ऐसी इसी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, CH4। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ईच एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट। यहां पे एक सरफेस है ट्रायंगल का, यहां पे एक सरफेस है ट्रायंगल का, यहां एक सरफेस है और एक ऑल दी सरफेसेस, ऐसे तीनों एटम को मिलाइएगा तो एक सरफेस बनेगा। ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और लास्ट है एक और स्ट्रक्चर, क्या है? स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर तो अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया। स्क्वायर प्लेनर क्या होता है? ये बीच में आपका सेंट्रल मेटल, इसके चारों तरफ अगर 4 एटम ऐसे लग गए, ABCD, ये A, ये B, ये C और ये D, ये जो स्ट्रक्चर बना
उसी को क्या कहते हैं, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर कहते हैं। ये स्क्वायर प्लेनर है, सिंपली जो चारों ऐसा बॉन्ड है वो चार ऐसे कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर की तरफ ऐसा बन जाएगा, इसी को आप क्या बोलोगे, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बोलोगे। दिस इज द स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। ये सेंट्रल एटम 1 2 3 और 1 4 स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर बाई पिरामिडल मैंने ऑलरेडी लास्ट पेज पर बना रखा है, देखे है ना लास्ट पेज पर। इस प्रकार से ये आपका तीनों स्ट्रक्चर है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी है 2 स्ट्रक्चर्स। अच्छा, ईच एंगल यहां पर कितना है, ये ईच एंगल इज 90 डिग्री। सारे एंगल कितने हैं, 90 डिग्री है ना, ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। डन। अब उसे कुछ एग्जाम्पल भी है जो आप देख लिए। कई बार कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का भी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, पर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 इज वेरी रेयर, बहुत कम देखने को मिलता है। पर ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 भी है, पर बहुत रेयर है। उसका स्ट्रक्चर काफी, उसके कंपाउंड्स काफी कम देखने को मिलते हैं। और जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा ना, उसका स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कैसा होगा, तो वो देख लीजिए। ये मान लीजिए आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, इससे एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां। तो ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये क्या बन गया, एक तो ये ट्रायंगल बन गया, तो ये तो ट्रायंगल हो गया। और अब इस पर 2 पिरामिड लगाना है, तो 2 पिरामिड लगाएंगे, एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड ऊपर। तो जो पिरामिड ऊपर हुआ उस पर एक लगेगा, तो ए बी सी डी, तो इसको डी मान लीजिए। एक पिरामिड कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। तो ये होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ये डी है, तो इस पर क्या लग जाएगा, ई लग जाएगा। ये भी बहुत ही सरल टाइप का एक स्ट्रक्चर है, देखिएगा तो तुरंत से समझ में आ जाएगा, देखिएगा तो तुरंत से समझ में आ जाएगा, काफी सरल है। अब ये इस प्रकार से 3 तो ये हो गए, नहीं ये 3 तो ऐसे हो गए, ट्रायंगल बन गया, ऐसे ट्रायंगल बन गया। और 2 जो हैं वो एक आउट ऑफ द प्लेन और एक इस तरफ पीछे इनसाइड द प्लेन ऐसे। तो ये जो ऐसा हुआ, ऐसा बनाया है मैंने ऐसा बनाया है, ये दोनों ट्रायंगल इधर है ना, दोनों साइड का। तो ये हो गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ये ऐसा बनेगा, सामने से ऐसा देखने में है और एक्चुअली ऐसा है, ये नीचे, ये ऊपर और 3 एक प्लेन में। जहां पर एंगल क्या क्या होगा, यहां पे एंगल क्या क्या है, ये वाला एंगल इज 120 डिग्री एंड यहां से यहां का एंगल इज 90 डिग्री। यहां 120 और यहां 90, और इसका इसके साथ 180 डिग्री। बस यही 3 ही स्ट्रक्चर आपको कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं। अच्छा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल को एक और नाम दिया गया है क्या, पेंटागोनल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको, पेंटागोनल स्ट्रक्चर। तो यहां पे आपका कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। नाउ नेक्स्ट इज, अगला है, देखिए आपके शीट में कोऑर्डिनेशन स्फेयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फेयर भी, इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको क्या बोलते हैं, पेंटागोनल स्ट्रक्चर, पेंटागोनल स्ट्रक्चर। अब अगला है, नेक्स्ट हेडिंग है कोऑर्डिनेशन स्फेयर। कोऑर्डिनेशन स्फेयर, कोऑर्डिनेशन स्फेयर क्या है, देखिए लिखा है, द मेटल एटम या आयन along with the ligand attached to it enclosed in a square bracket represent coordination sphere। क्या कह रहा है, जब कभी भी आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखते हैं, मान लीजिए आपने ऐसे लिखा K3FeCN6, ऐसा आपने कुछ कंपाउंड लिखा। ध्यान से देखिए, जब आप इसको डिसोसिएट कीजिएगा, जब आप इसको क्या कीजिएगा, डिसोसिएट कीजिएगा, तो इसके डिसोसिएशन में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा थ्राइस ऑफ K प्लस एक्वस प्लस आपको मिलेगा बड़ी ब्रैकेट के अंदर FeCN6
3-। अब ये जो आपको यहां पर मिला है, दिस इज ओनली कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसी को अभी ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाएंगे। कोऑर्डिनेशन, इसी को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। तो कह रहा है डेफिनेशन में देखिएगा तो लिखा है द मेटल एटम या आयन along with the ligand attached to it enclosed in a square bracket represent coordination sphere। और जो उस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा है तो वो आयनाइज हो जाएगा। देखिए K3+ हो गया, ये आयनाइज कर गया, तो उसके आगे लिखा है एंड द आयन प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन स्फीयर। तो यहां पर जो बाहर लिखा हुआ है ये क्या है? दिस इज आयोनाइजेशन स्फीयर। ये आयोनाइजेशन स्फीयर है, आयोनाइजेशन स्फीयर है। और जो अंदर लिखा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस जो अंदर वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब यहां पर जरूरी नहीं है कि ऑलवेज जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो वो एनायनिक ही हो। तो ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये 3 प्रकार का हो सकता है। डन, ठीक है। तो इसमें ये जो अभी आपने बनाया ये कैसा है? ये एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव है। कोई ऐसा भी होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव होगा, कोई ऐसा भी होगा जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। PtCN4 या PtNO4 ऐसे कुछ कंपाउंड है जहां पे कोई चार्ज नहीं होता है। जहां पर कोई चार्ज नहीं है उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब इसी में 2 टाइप के कोऑर्डिनेशन स्फीयर और देखने को मिलते हैं। एक है होमोलेप्टिक, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है। होमोलेप्टिक, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोल सकते थे इसको। होमोलेप्टिक, द वर्ड होमो मीन्स सेम, द वर्ड होमो मीन्स सेम। अब कह रहा है कि मान लीजिए यहां पे FeCN6 है 3-, तो लिगेंड जो आपने यहां पे अंदर में डाला है वो सारे सेम है कि अलग अलग है? सेम है। अगर सारे ये लिगेंड सेम है तो इसको क्या कहते हैं? होमोलेप्टिक। PtNH3 बड़ी ब्रैकेट 4+, ये होमोलेप्टिक है हेट्रोलेप्टिक है? ये भी क्या होगा? होमोलेप्टिक। व्हाई? बिकॉज ऑल द लिगेंड्स आर सेम। तो होमोलेप्टिक का जब आप डेफिनेशन पढ़िएगा तो लिखा है द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज बाउंड टू ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड इज कॉल्ड एज होमोलेप्टिक। एक टाइप जो सेंट्रल मेटल या एटम है, द सेंट्रल मेटल और एटम, द सेंट्रल मेटल या आयन is attached to only one type of ligand, only one type of ligand, one type of ligand is called what? Homoleptic complex, homoleptic complex। whereas कोई तो ऐसा होगा जहां पे अलग अलग भी होंगे, यहां पे अलग अलग होंगे, उसको होमो के जगह पे क्या लिख देंगे? हेट्रोलेप्टिक। तो दूसरा जो होता है वो है हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। सेकेंड इज हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एक ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं जहां पर जो लिगेंड है दे आर नॉट सेम। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट एलिमेंट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिएगा, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं। Pt लिखा है Cl2, Pt Cl2 NH3 होल ट्वाइस बड़ी ब्रैकेट और अब इसके ऊपर लिखा हुआ है 2+। अब ये जो लिख दिया इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहां पे एक टाइप के लिगेंड है कि 2 अलग अलग टाइप के लिगेंड है? यहां पे 2 अलग अलग टाइप के लिगेंड है। इफ द नंबर ऑफ द नेचर ऑफ लिगेंड आर डिफरेंट देन इट इज होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक।
हेट्रोलेप्टिक। एक और एग्जांपल देखिए, कोबाल्ट NH3 Cl2 बड़ी ब्रैकेट। अब यहां पर भी ये होमोलेप्टिक है कि हेट्रोलेप्टिक है? ये भी क्या है? हेट्रोलेप्टिक है, बिकॉज द लिगेंड आर डिफरेंट। तो वही इसका डेफिनेशन क्या है? द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हैविंग one or more types of ligand bonded to central metal atom or ion is called heteroleptic ligand। तो different elements are attached to the central metal ion। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? different ligands are attached to central metal atom या ion, metal atom या आयन इज कॉल्ड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। डन। नेक्स्ट अगला है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आप सेंट्रल मेटल की क्या निकालने वाले हैं? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ये तो आपको पता है कि अब सारे बॉन्ड आप उस पर से हटा दीजिएगा तो जो चार्ज उसके ऊपर बन जाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो आप देखिए डेफिनेशन में उसने लिखा है the oxidation number of central metal atom or ion in a complex entity is the net charge which is expected to be carried out, net charge which is expected to carry by it metal when all the ligands attached to it is removed along with the electron pair। समझ में आया? कह रहा इलेक्ट्रॉन पेयर। अब मान लीजिए मैं वही FeCN वाला ही एग्जांपल लिखता हूं, मान लीजिए मैं FeCN वाला ही एग्जांपल लिखता हूं। Fe 6 CN है उसके चारों तरफ लगे हुए, ये 6 CN जो अपना अपना लिगेंड इसको अपना अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है, ये सारा इलेक्ट्रॉन पेयर जब वो लेकर निकल जाएगा, जब ये सारा इलेक्ट्रॉन पेयर वो लेकर क्या करेगा? यहां से बाहर चला जाएगा, ये इस तरह से बाहर चला जाएगा सारा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर। उसके बाद जो इस सेंट्रल मेटल एटम पर, ये जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके ऊपर जो चार्ज रह जाएगा आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑल द लिगेंड, सारा अपना दो इलेक्ट्रॉन जो ले गया, तो जो चार्ज इसके ऊपर रह जाता है उसी को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। दैट इज ओनली कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आप डेफिनेशन को एक बार और पढ़िए, शायद सेकेंड बार में क्लियर हो जाएगा। The oxidation number of the central metal atom या ion in the complex entity is the net charge which is expected to carry by the metal। net charge जो metal carry करेगा कब? when all the ligands attached to it remove along with its electron pair। इलेक्ट्रॉन पेयर जो उसको डोनेशन में मिला है उन सारे इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ आप लिगेंड को हटा दीजिएगा, उसके बाद जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर जो चार्ज रह जाएगा उसी को आप क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो गया? डेफिनेशन अगर आपका क्लियर है, डेफिनेशन अगर आपका क्लियर है तो अब आप कैलकुलेशन सीखिए इसका कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हाउ दिस इज बीइंग कैलकुलेटेड। अब टेढ़ा हो गया कि पहले टेढ़ा था? मेरे को लगा पहले ही टेढ़ा था। ठीक है, तो अब ये आपका आ गया। अब हम लोग को सीखना है कि हम लोग इसको निकालते कैसे हैं। तो एक दो सवाल में मैं करके दिखाता हूं, फिर आप लोग 10-12 सवाल मैं आपको दे दूंगा, आपको खुद से निकालना है। पहला सवाल है वही सेम जो मैं अभी आपसे करवा रहा था, FeCN6 और ओवरऑल चार्ज जो इसके ऊपर कितना है वो 3- है। मेरे को क्या निकालना है? इस Fe का क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा। सेंट्रल मेटल जिसका आपको निकालना है उसको आप क्या ले लीजिए? X ले लीजिए। ऐसा नहीं कि ये सीखे नहीं है, आपको याद होगा हम लोग जब KMnO4 का निकाले थे
जब आप वो पढ़ रहे थे, क्या कहते हैं उसको, रेडॉक्स पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे इसका +1 इसका -2, mn को x लिए थे तो आपने लिखा था 1 + x + 4 × -2 = 0, 1 + x - 8 = 0, x - 7 = 0 एंड x +7। याद है ना, ये सब हम लोग किए हुए हैं पहले, याद है कि नहीं याद है? तो ये तो सिंपल वाला था, तो ये हम लोग ऑलरेडी किए हुए थे। अभी इस कॉम्प्लेक्स में भी वही कार्यक्रम करना है। जो x है उसको ऐसे ही लिख दिए +6 × Cn का होता है -1 और फाइनली चार्ज इसके ऊपर कितना है -3, x - 6 = -3, x = -3 + 6 एंड x का स्टेट क्या आ जाएगा, +3 आ गया। तो ये इज दी स्टेट, और ऑब्वियसली होना भी चाहिए। आयरन +3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, फेरस और फेरिक, तो फेरिक फॉर्म है, +3 स्टेट में एग्जिस्ट किया। क्लियर? अब आपके मन में डाउट आएगा, सर ये Cn के ऊपर आप माइनस साइन कैसे ले लिए? हम लोग को कैसे पता चलेगा किसका के ऊपर क्या चार्ज है? तो इसके लिए आपको लिगेंड में मैंने लिखवाया है, पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड पीछे। हाँ, किस लिगेंड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर ये याद नहीं होगा तो फिर ये आप नहीं निकाल पाएगा। पर इतना सवाल आप कर लीजिएगा ना कि अब ये क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। बोलिएगा सर इतना सवाल क्यों करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट पे? जब आप नाम लिखते हैं तो नाम में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना पड़ता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जब आप नाम लिखते हैं तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना पड़ता है। अब अगर उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है तो तुमको हर एक कंपाउंड का क्या निकालना होगा? तो नामे में ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हर कंपाउंड का जो नाम लिखोगे आएगा। 5 नंबर का सवाल दिया था 2022 में, 5 नंबर का, 5 तो सवाल था, 5 का खाली नाम लिखना था, 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 5 नाम लिखना है, 5 नंबर मिल जाएगा। तो इतना इसका इंपॉर्टेंस है कि सीधे सीधे भी क्वेश्चन आ जाता है कि नाम लिख दो 5 कंपाउंड का। आप देखिएगा लास्ट 10 में दिया हुआ है। अगला कंपाउंड दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। अब आप लोग अपना कॉपी निकालिए क्योंकि ये प्रैक्टिस करने की चीज है, तो इसमें अब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। Pt NH3 होल 4+। नेक्स्ट Pt Cl2 NH3 होल 2+। निकालिए जल्दी जल्दी। निकाल रहे हैं कि मैं निकालूं? निकालिए निकालिए। ये 0 कर दीजिए इसको, ये 0 है, ये 0 है। मेरे ख्याल से ये भी 0 होगा। नहीं ठीक है, वो चलिए सॉल्व कीजिए। इसको +2 कर दीजिए, ये +2 होगा, इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा। सॉल्व कीजिए। पेंसिल कहाँ? 0 क्यों आएगा? अमोनिया देखिए क्या है, NH3+ होता है ना? नहीं NH3 न्यूट्रल होता है। पीछे जाके देखो ना यार, तुमने लिगेंड का नाम लिखवाया है ना, X है, X + 4 × 0 = +4, X = +4। सिमिलरली इसको X ले लिया, X क्लोरीन -1, ये 0, X + 2 × -1 + 2 × 0 = +2, X - 2 + 0 = +2, X = 2 + 2, दैट इज X = +4। ये भी क्या हुआ? +4 हुआ। अब तुम कहोगे सर प्लेटिनम +4 ही क्यों आ रहा है? लास्ट क्लास में एग्जैक्टली लास्ट क्लास पढ़ाए थे, उसमें एक टेबल बनवाए थे, देखो उसमें जाके देखो प्लेटिनम +4 स्टेट में ही एग्जिस्ट करता होगा, है ना? आएगा ही वही, वही आना ही है इसको। डन। अगला लिखिए, FeCN होल 6,
Cn whole 6 4 minus FeCN whole 6 4 minus FeCN whole 6 4 minus 5 नंबर। नेक्स्ट है Cu NH3 whole 4 NH3 whole 4 और 2 प्लस। नेक्स्ट AgCN whole twice AgCN whole twice ब्रैकेट के ऊपर -1। नेक्स्ट सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। कोबाल्ट Br2 Cn whole twice, ओवरऑल चार्ज है +1। Ni CO whole 4 चार्ज न्यूट्रल। नंबर 9 PT Cl whole 4 PT Cl whole 4 ऊपर चार्ज 2 माइनस। निकालिए। उसमें जो है ना NiCO बाकी सब तो गया। NiCO जो है ना उसमें CO का कितना लगता है? कार्बन मोनोऑक्साइड है यार, लिखवाए होंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे भी न्यूट्रल है, ध्यान करो ना। NH3 अमोनिया न्यूट्रल, वाटर न्यूट्रल, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल, ये सब तो न्यूट्रल ही होता है। न्यूट्रल लिगेंड में लिखवाए होंगे सबका नाम। नहीं लिखवाए हैं? जरूर लिखवाए होंगे। अब ध्यान नहीं हो तो अलग बात है, बाकी लिखवाए हम जरूर होंगे। यहाँ तो 0 आ जाएगा। किसका NiCO4 का 0 आ रहा है? 0 × 4 और चार्ज भी 0 है। तो ठीक है, 0 ही होगा फिर। 0 मतलब उसमें से नहीं निकला एक भी इलेक्ट्रॉन। हो गया सर। तो ये सरल है सारे के सारे, काफी आसान। क्या करना है, इसको x मान लीजिए। तो x -6 इज इक्वल टू -4 और इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? x इज इक्वल टू कितना आया? +2 आया। ये फेरिक स्टेट है। x -0 इज इक्वल टू +2, तो अगला x इज इक्वल टू क्या आ रहा है? +2 आ रहा है। नेक्स्ट x -2 इज इक्वल टू -1, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू +1 आया है। नेक्स्ट इसको x मान लीजिए। x -2 इज इक्वल टू +1, दिस इंप्लाइज -4 उधर गया +4 +5, यानी x इज इक्वल टू +5 आ रहा है सबका। हाँ यही जो मैं लिख रहा हूँ, निकल का x -0 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू 0। x -4 इज इक्वल टू -2, दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू उधर गया +2। ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी मेटल का नेगेटिव नहीं आया, ये बात आपने मार्क किया। 0 आया है लेकिन नेगेटिव नहीं आया, क्योंकि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी होती है, इट हैज द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। हेडिंग डालिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। माने अगला हेडिंग है आपके शीट में दिया हुआ, इफेक्टिव इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ना EAN नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? EAN नंबर। छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद आज की क्लास समाप्त करेंगे। अगली क्लास में नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो अगली क्लास जो होगी वो थोड़ी लंबी क्लास होगी, 1-1.5 घंटा लगेगा उसमें, क्योंकि नोमेनक्लेचर 2 दिन में नहीं पढ़ सकते। नोमेनक्लेचर जब भी पढ़ाई होगा एक ही क्लास में होगा, क्योंकि उसके रूल ऐसे नहीं कि आधा आज पढ़ा दिया आधा कल पढ़ा दिए, वो जब पढ़ाई होगा एक ही साथ होगा। तो EAN कैलकुलेशन देखिए, दी मॉलिक्यूल हैविंग EAN वैल्यू
अब ये देखिए एक रूल है, इस रूल को क्या बोलते हैं, दिस रूल इज कॉल्ड एज सिडविक ईएन रूल। तो ईएन रूल सिडविक का ईएन रूल है कि अगर आप किसी का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू 36, 54 या 86 आ जाए, क्या क्या नंबर है ध्यान से देखिए, 36, 54 या एंड 86 नो, ये तीनों में से अगर कुछ भी आता है तो जिस भी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का ये EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये तीनों नंबर आएगा, यानी वो एक स्टेबल कंपाउंड है और सिडविक रूल के हिसाब से वो काफी स्टेबिलिटी उसके पास होती है। डन। तो इस सिडविक EAN रूल को देखिए क्या लिखा है, द मॉलिक्यूल हैविंग EAN वैल्यू ऑफ 36, 54 एंड 86 are obeying Sidgwick EAN rule. The coordination compound having EAN value is expected to be quite stable. तो अगर कोई सवाल आपसे पूछा कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स में ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन है, तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि मुझे यहां पे क्या निकालना है, EAN वैल्यू निकालना है। और दैट EAN वैल्यू में जो इसके ज्यादा करीब, मानिए दो कंपाउंड है, एक का 53 आया, एक का 52 आया, तो 53 वाला इज मोर स्टेबल क्योंकि वो सैडविक नंबर के करीब है। ये समझ में आ रहा है। अब मेरे पास डाउट आना चाहिए कि सर EAN निकालते कैसे हैं, तो उसका एक फॉर्मूला है, EAN यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के लिए जब आप निकालिएगा तो उसका फॉर्मूला बनता है एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं, Z से, एटॉमिक नंबर Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट विथ साइन, ऑक्सीडेशन स्टेट विथ साइन मतलब पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव, नेगेटिव आया तो नेगेटिव, विथ साइन आप यहां पुट कीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट विथ साइन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कलेक्टेड इन टर्म्स ऑफ लिगेंड, कलेक्टेड इन टर्म्स ऑफ लिगेंड। एक एग्जांपल देंगे ना आप तुरंत समझ जाइएगा कि क्या ये फॉर्मूला है, एक ही कंपाउंड से आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है MnCO होल 5, Mn कार्बन मोनोऑक्साइड होल 5 और ब्रैकेट के ऊपर कितना दिया है, 0, न्यूट्रल है। एटॉमिक नंबर Mn का क्या होगा वहां देखिए। वैसे तो मेरे पास भी उपाय है, कल मेरे को एक बच्ची सिखा रही थी, टूल्स में जाइए सर और डिसिप्लिन में जाइए, केमिस्ट्री में जाइए तो पीरियोडिक टेबल आ जाएगा। तो पीरियोडिक टेबल में हम लोग को कौन सा चाहिए, Mn चाहिए। ये देखिए 25, तो एटॉमिक नंबर कितना आ गया Mn का, 25 आ गया। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम है 25 माइनस, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, x माइनस 0 इज इक्वल टू व्हाट, 0। x इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, तो आ जाएगा 0 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कलेक्टेड इन टर्म्स ऑफ लिगेंड, 5 है, 5 दूना 10, एक लिगेंड 2 लोन पेयर देता है ना, तो एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 5 लिगेंड है तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 5, सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा, 25 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 35। तो ये क्या सेडविक रूल से स्टेबल है, नहीं है, सेडविक रूल के हिसाब से स्टेबल नहीं है। कंपेयर कर रहे होते अगर दो मॉलिक्यूल को, तो एक का 35 आता, एक का 31 आता, तो कहते ये उससे ज्यादा स्टेबल है, पर ये सेडविक रूल के हिसाब से स्टेबल नहीं है। एक और एग्जांपल, इस पूरे रूल का ना एक ही अपवाद है, बस वो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जहां कहीं भी लग जाएगा, उसमें जब आप इलेक्ट्रॉन का डोनेशन लेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन लीजिएगा, 3 इंटू माने एक के 3 डोनेशन होंगे। बाकी सब में एक लिगेंड का 2 डोनेशन होता है, इसका आपको क्या लेना है, 3। ये एकमात्र लिमिटेशन है इस रूल का, यानी अपवाद, इसको याद रखना है, लिमिटेशन है। एक इसी का एग्जाम्पल करवा देता हूं ताकि आपको वो मोनोऑक्साइड वाला क्लियर हो जाए। जैसे FeH2O होल 4, FeH2O होल 4
NO होल ट्वाइस, नहीं ऊपर 2 प्लस है, यही है। अब इसका EN निकालना है, तो इसका होता है 26, ठीक है। इसका X पहले वो भी निकालना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये हो जाएगा X माइनस 0, X प्लस 0, ये सब 0 प्लस 2, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया? +2 आ गया, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। 26 माइनस 2, 26 माइनस 2 अच्छा माइनस प्लस प्लस है, तो लेकिन विथ साइन बोला है ना, -2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, ये आपका वो आ गया, डन। और जब आप इसके वैल्यू को क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो मेरे ख्याल से 37 आएगा। देखिए तो आ रहा है 37। 26 माइनस 2 प्लस 8 और 8 3 11, 26 में 2 गया 24, 24 में 11 जोड़िएगा 37 आ जाएगा। तो इसका EN 37। बस NO के केस में कितना लेना है? 24 पे 11 जोड़ेंगे तो 35 कितना होगा रे? 26 कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? 5 इंटू 2 होगा ना, ये 5 है, शिट, ये 5 है ना, वाटर 5 गो है, यहाँ 5 है, तो ये भी क्या होगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। टेबल में देखिएगा Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये हो जाएगा 10 3 13, ये 10 3 13, अब 11 जुटेगा तो 37 हो जाएगा। तो बस इसी का याद रखना है कि NO का क्या है, दिस है। मैं 4-5 सवाल उसके नीचे आपको देखिए लिखा हुआ दिखाई दे देगा, इसको आपको क्या करना है, घर से सॉल्व करके आना है। तो अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये क्लास अति 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए इस क्लास को गलती से भी हल्के में मत लीजिएगा। और ये क्लास जब भी होगा 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, क्योंकि एक ही दिन में आपको पूरा नोमेनक्लेचर पढ़ना है, ये 2 पार्ट में पढ़ाई नहीं हो सकता है। तो अगली क्लास थोड़ी लंबी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।